देखिएगा, क्लास 11 हमने अपनी पिछली क्लास में बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन समझाए थे कि आप जब बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो, कैश जमा कराते हो, चेक जमा कराते हो, तो क्या एंट्रियां करती है, कैसे आपको काम करना है। हमने अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन 13 भी समझा था। आज हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है। स्पेशल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जो कुछ उसमें अलग विशेषताएं होती है। जैसे आपका सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण। आप लोग मेरे साथ साथ इसका डेफिनेशन लिखोगे। देखिए, बैड डेब्ट्स मैं बोल रहा हूं, आप लोग एक बार लिख दीजिएगा, समझ लीजिएगा बैड डेब्ट्स होता क्या है। हम यहाँ लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी देय राशि का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट करता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपना देय भुगतान नहीं दिया जाता है या असमर्थता प्रकट करता है भुगतान करने के लिए, तो उसे डूबत ऋण कहते हैं। डूबत ऋण किसे कहेंगे? तो जब कोई व्यक्ति अपनी देय राशि का भुगतान नहीं कर सकता है। देय राशि का मतलब होता है कि जितना पैसा हम उसके मांग रहे हैं, यदि वो व्यक्ति वो पैसा नहीं दे पाता है, मना कर लेता है कि अभी मेरी स्थिति नहीं है, मैं ये पैसा नहीं दे पाऊंगा, उसे हम कहते हैं डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट अपने बिजनेस के लिए एक प्रकार से लॉस है, खर्च है, उसको हानि मानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति से आप या जिस किसी व्यक्ति से पैसा मांग रहे हो और वो ये पैसा नहीं देता है, तो हमारे लिए एक प्रकार से हानि होगी। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा, आप लिख दीजिए। इसका अर्थ होता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, उसे डूबत ऋण कहते हैं। चलिए, डूबत ऋण का आ गया समझ में आप लोगों को कि डूबत ऋण होता क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको आपने 20,000 का माल बेचा, उसने आपको पेमेंट नहीं दिया। पहले जब आपने बेचा उस समय कहा मैं आपको दे दूंगा, महीना भर, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने बाद जब आपने उससे फिर पैसा मांगा, भाई साहब ने मना कर दिया, नहीं है मेरे पास, तो मैं तो नहीं दे सकता हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए। इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग हो जाता है। यही कारण है आपका बैड डेब्ट्स। अब देखिए, बैड डेब्ट्स के लिए आपको एंट्री क्या करनी है, क्या किस प्रकार से इसकी पोस्टिंग करोगे, तो आप इसके लिए एंट्री में ध्यान रखिएगा। एक अकाउंट डेबिट होता है, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार। देनदार का मतलब होता है वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जिसे हमने उधार माल बेचा है। वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जिसे उधार माल बेचा गया है, उसे उधार पैसा दिया गया है, उसे कहते हैं आप उसको डेटर्स। और डेटर्स ही बैड डेब्ट्स होते हैं। जिस व्यक्ति को आपने उधार दिया है, उस व्यक्ति ने आपको पैसा नहीं दिया, उसे हम बैड डेब्ट्स मान लेंगे। और बैड डेब्ट्स आपके लिए हानि है, और सारी हानियां हम डेबिट करते हैं, इसीलिए हमारी एंट्री हुई बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक। अब हमारे पास एक वर्ड आता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये तो था बैड डेब्ट्स, एक आता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब होता है, सेकंड आप लिखते हो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है। एक तो होता है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब जब पैसा नहीं आया है। सेकंड आएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड का मीन्स होता है ऐसी स्थिति जब कोई डूबत ऋण कुछ समय बाद वसूल हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति था जो पहले डूब गया था, डूब गने का मतलब उसने पैसा देने के लिए मना कर दिया था, कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो गया, वो आपको पैसा दे रहा है। जब वो आपको पैसा दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब किसी व्यक्ति का पैसा पूर्व में डूब गया हो, बाद में जब वो पैसा प्राप्त होता है, उसे डूबत ऋण वसूली कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण वसूली, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब आप बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करते हो तब ये हमारे लिए इनकम हो जाती है। इनकम कैसे होगी? क्योंकि जो पैसा डूब गया था
अब वो पैसा आ रहा है तो हम उसको एक प्रकार से इनकम मानते हैं, और ऑल अबाउट इनकम इज क्रेडिट। आपको यहाँ एंट्री करनी होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखिए डूबत ऋण हो जाता है जब बैड डेब्ट्स होता है तब एंट्री करते हो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंड जब बैड डेब्ट्स का पैसा वापस आ जाता है कुछ टाइम बाद आपको पैसा रिसीव होता है उस समय आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपने पास में, एक बार आप इन दोनों को लिख दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है माल का उपयोग। देखिए माल, एक बार फिर आज हम डिस्कस करेंगे माल पर। माल को हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स, अपने बिजनेस के लिए गुड्स जिसको कहेंगे। जनरल इसकी डेफिनेशन होती है बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु। बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु माल कहलाती है। हमारा उद्देश्य माल बेचना है, वस्तु को बेचना है। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चला रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगी, चाहे वो पंखा है, एलईडी बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वो सारे के सारे माल कहलाएंगे। मान लीजिए आप फर्नीचर की दुकान चला रहे हो, तो फर्नीचर की जितनी आइटम है आपके पास, चाहे वो कुर्सी, टेबल, सोफा, अलमारी, जो भी आइटम है आपके पास सारे के सारे माल कहलाएंगे। यदि आप स्टेशनरी शॉप चला रहे हो तो वहां की सारी आइटम, चाहे वो बुक्स है, नोटबुक, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ आपका माल कहलाएगा। कपड़े की दुकान चला रहे हो तो जितने भी प्रकार का कपड़ा आपका माल कहलाएगा। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चला रहे हो और वहां यदि आपने कुर्सी खरीदी है तो वो आपका माल ना होकर सस्त होती है, क्योंकि वो कुर्सी आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, वो कुर्सी आपने यूज करने के लिए खरीदी है। तो आप जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं, आपके सामने कोई वस्तु है, उसको खरीदा गया है तो दो कारण होंगे। फिलहाल जो आज की स्थिति में आप कोई भी वस्तु खरीदते हो तो उपयोग करने के लिए खरीदते हो। आज आप मार्केट गए, एक पेन लेके आ गए, क्यों लाया? अपने लिए, अपने यूज करने के लिए। आपने एक शर्ट खरीद लिया, अपने पहनने के लिए लाया है। आपने सोफा खरीद लिया, अपने घर में बैठने के लिए लाया है। लेकिन यही चीजें, यही वस्तुएं यदि कोई दुकानदार खरीद रहा है, एक दुकान में खरीद रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन बेचने के लिए खरीदेगा, दूसरा ऑप्शन उपयोग करने के लिए। पहली बात तो या तो बेचेगा उसको या यूज करेगा। अब बेचता तो वो चीज है जिसका वो बिजनेस कर रहा है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले यही समझाया कि आपकी दुकान किसकी है, आपका बिजनेस किसका है, उसके अकॉर्डिंग वस्तुएं बेची जाती है। आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चला रहे हो, आपने सैमसंग का टीवी चलाया है, थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत होगा बेटा आपका, इसीलिए दिक्कत, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, 2 मिनट में आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, आपने 10 एलईडी टीवियां खरीद ली, आपने 50 कूलर खरीद लिए, तो ये क्यों खरीदे? बेचने के लिए। तो वो हमारे लिए क्या होगा? गुड्स। उसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? गुड्स, माल। लेकिन यदि आपने 2 टेबल खरीदे हैं, 4 कुर्सियां खरीदी है इलेक्ट्रॉनिक्स की शोरूम के अंदर, तो वो हमारे लिए असिस्ट हो जाएगी, वो हमारे लिए संपत्ति होगी, क्योंकि वो हमने बेचने के लिए ना खरीद कर यूज करने के लिए खरीदी है। तो मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो माल आप बेचने के लिए खरीदते हो, जो वस्तु आप बेचने के लिए खरीदते हो, वो तो कहलाता है माल, और जो आप अपने खुद के उपयोग करने के लिए खरीदते हो वो कहलाती है वस्तु, सॉरी, वो कहलाती है आपकी संपत्ति। ठीक, हमारा पॉइंट है माल का उपयोग। पहला पॉइंट, जो वस्तु खरीदी है वो क्यों खरीदी? बेचने के लिए। लेकिन कई बार हमारे सामने जब, देखो अब मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूँ, बड़े शांति से आप मेरी बात सुनना।
जब भी आप कॉमर्स पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, आप अपने आप को एक व्यापारी और व्यापार समझना, कि वो फीलिंग्स आनी चाहिए व्यापारी वाली। क्योंकि देखिए अपना जो सब्जेक्ट है बिल्कुल ही रियल लाइफ से रिलेटेड है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इमेजिनेशन करना होगा, आपको कल्पनाएं तो यहाँ करनी ही नहीं है। देखिए आपने अभी तक जब 10वीं तक स्टडी करी, आप 10th तक पढ़ रहे थे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिएगा, सब में कल्पनाएं हैं। जब हम पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरिटी कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, कि जब आप स्टडी करते हो, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, तो माइंड में एक पिक्चराइज क्लियर हो जाती है। जैसे ही मैं आपके सामने एक वर्ड लेता हूँ, एप्पल, मैंने आपको कहा एप्पल, तब एप्पल के मीनिंग आपके दिमाग में आएंगे। कोई तो वो खाने वाला सोच रहा होगा, कोई एप्पल कंपनी के बारे में सोच रहा होगा, दोनों ही ऑप्शन है। आपने केले के बारे में सोच लिया, मैंने कहा एक केला है, तो आपके दिमाग में फ्रूट आ गया, जिसे जस्ट केले की आपको माइंड में पिक्चराइज हो जाती है। मैंने ताजमहल कह दिया तो ताजमहल की पिक्चराइज, क्योंकि अपना माइंड, जब भी आपका दिमाग कोई भी चीज सोचता है, तो सबसे पहले उसकी पिक्चराइज आती है। तभी हम कहते हैं जो चीजें हमने देख रखी है, जो पहले से उसके बारे में जानते हैं, तो उसको जल्दी से भांप लेंगे, जल्दी से पता चल जाता है। लेकिन जो बिल्कुल नई चीज है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो उसके लिए हमको इमेजिनेशन करना पड़ता है। हम ये सोचते हैं ये ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको इमेजिनेशन नहीं करना, चाहे वो अकाउंट हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, कहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है, कहीं कोई कल्पना नहीं है। आपको डायरेक्टली जो चीज में जो वर्ड ले रहा हूँ, आपको आपके मार्केट में, आपको अपने रियल लाइफ में दिखेगा वो। मैंने आपको कहा एक व्यापारी, जस्ट आपके दिमाग में एक दुकान आ जाएगी, आपके दिमाग में एक व्यापारी नजर आएगा। मैं कह रहा हूँ माल बेचना है। देखिए बेटा, आज आप 11वीं में आ गए हो, 10 साल आपने स्टडी करी, मैं आपकी एक छोटी मोटी उम्र कम से कम 12 वर्ष मानता हूँ। भाई ज्यादा होगी, लेकिन मैं एक एवरेज एज आपकी 12 वर्ष मानता हूँ, क्योंकि जीवन के जो स्टार्टिंग 3 साल होते हैं, वो तो हमें अपने बारे में भी पता नहीं था। खुद अपन तो चलना बोलना सीख रहे थे, लेकिन जब से समझ आई है, तब से आज दिन तक कम से कम मैं आपके 10 से 12 साल मानता हूँ, जो अभी तक आपने अपना जीवन यापन किया है। मैं जो सारी चीजें कह रहा हूँ, वो सब आपने प्रैक्टिकली देख रखी होगी। आप लोगों ने दुकान देख रखी है, आप लोगों ने माल खरीद रखा है, आप लोगों ने वस्तुओं का पैसा दिया हुआ है, वस्तु उपयोग की है, तो सारी चीजें प्रैक्टिकली है। यहाँ आपको ज्यादा माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप कॉमर्स लिया है, स्टडी जो उसका लेवल है बहुत ही आसान है। कारण यही है कि आपको कल्पना नहीं करनी है। अब मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, सारे सब्जेक्ट अपने लेवल पे बहुत अच्छे होते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अपनी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हो, अब इन फ्यूचर हमको इसी में काम करना है। देखिए आपने 10वीं तक साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ी, एसएसटी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, सारे ही सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तो लैंग्वेज थे आपके पास में, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, वो तो भाषाएं हैं। लेकिन साथ में आपने मैथ्स देखा, साइंस देखी और एसएसटी देखी। मैं उन तीनों सब्जेक्ट के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक हकीकत आपको बताना चाहूंगा कि आपने वो जो तीनों सब्जेक्ट पढ़े, तीनों में कहीं ना कहीं कल्पना करी होगी। मैं यदि मजाक कर रहा हूँ तो आप खुद ही उस बारे में सोच के देख लीजिएगा। आपने कल्पनाएं करी, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा कर देख लीजिएगा, किसी भी प्रकार का। आप यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको बाबर के बारे में बताया जा रहा है, तो सोचना पड़ता है बाबर एक आदमी था, तो भारत में आया था, क्या हुआ था, जोग्राफिकली हम चीजें देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ रियल फैक्ट, जो रियल लाइफ में हो रहा है, दैट मीन कंप्लीट। मैंने कहा 100 रुपए का सामान आपने खरीदा, 80 रुपए दिए, 20 रुपए कम दे दिए, आपको फायदा हो गया। चाहे मैं कॉमर्स में कह रहा हूँ या आपकी रियल लाइफ में कह रहा हूँ, दोनों एक ही बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको ज्यादा इमेजिनेशन नहीं करना पड़ता, बड़े आसानी से सारी चीजें समझ में आ सकती है यदि आप इसको रियल लाइफ प्रैक्टिकल यदि सोचोगे। हमेशा अपने आप को बिजनेस या बिजनेसमैन की तरह अपने आप को फील लाओ, फीलिंग लाओ अंदर से कि आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ऑपरेटिंग ए बिजनेस। मैं एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तब ये चीजें जल्दी समझ आएगी। फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, वहां पे जाता हूँ, आपके 2 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिए। सबसे पहली बात, माल।
आपने माल खरीदा बेचने के लिए, फर्स्ट एम या ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वी आर परचेजिंग द गुड्स फॉर द सेलिंग पर्पज। हम अपना जो माल खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए खरीदते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है आपके बिजनेस में, आपने भी देखा होगा कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जो माल हमें बेचना नहीं पड़ता है, दूसरी जगह से यूज हो जाता है, बेचा नहीं है कहीं दूसरी जगह यूज हो जाता है। वो कौन कौन सी स्थिति है जो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, चलिए समझिएगा। नंबर फर्स्ट, मुफ्त नमूने में देना। पहला पॉइंट आता है मुफ्त नमूना, फ्री सैंपल। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है, फ्री सैंपल। आप लोग कभी दुकान गए हो बेटा, मेरे साथ में आप कमेंट में यस नो जो भी है, मैं जो प्रश्न करता हूँ उसका आंसर आप मुझे हाथों हाथ देते रहिएगा, ताकि आपको भी मजा आएगा जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप खुद इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, आप चैट बॉक्स में अपना या कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। मुफ्त नमूना, फ्री सैंपल। मान लो आप मिठाई लेने गए, कई बार होता है ऐसा, आपने जैसे ही मिठाई की दुकान में गए, आपने कहा अंकल जी मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए। अंकल जी ने कहा कोई बात नहीं, ले लो बेटा, कौन से चाहिए, इतनी सारी वैरायटी है। आप तो सिर्फ इशारा करो, आपके सामने तैयार हैं। आपने बता दिया कि अंकल जी ये वाले जो या थोड़ा येलो येलो कलर है और बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार दे दीजिएगा आप उनको। जैसे ही अंकल जी ने ट्रे बाहर निकाली, आपने कहा कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो लो भाई टेस्ट कर लो, कहाँ मना है, आपकी दुकान है, टेस्ट करो, कहाँ मना है। आप उसमें से एक अच्छा खासा बड़ा वाला लड्डू लेकर गए, खा लिया, उसका पैसा दिया आपने। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या आपने वो जो लड्डू खाया है क्या उसका पैसा दिया है? नहीं, नहीं देते हम, एक लड्डू का थोड़ी ना पैसा देते हैं अपन, व्यापारी का तो लॉस हो गया। पूरे दिन में हम अकेले ही तो ऐसे नहीं गए थे उस दुकान में जो एक लड्डू खा के आए हैं, हमारे जैसे तो कई लोग जाते हैं उस दुकान में, रोज जाते हैं, और जैसी फीलिंग हमारे दिमाग में आती है कि इसका टेस्ट मैं लूं, सबके दिमाग में आएगी। जरूरी थोड़ी है कि अपन ही टेस्ट करके सामान खरीदते हैं, दूसरे भी तो खरीदेंगे, दूसरे भी लेंगे। तो दिन में मान लीजिए 50 आदमी चले जाए, 50 लड्डू चले जाए, 1.5 किलो लड्डू तो ये गए, गया नहीं गया। ये होता है फ्री सैंपल। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप चैट बॉक्स में थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना, लिखना साथ में, आपको जो मैं कह रहा हूँ क्या प्रैक्टिकली रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आप फ्रूट की लॉरी पे चले गए, आपको केले खरीदने थे, अंगूर दिख गए खड़े खड़े 4, तो यही खा लिया आपने, खा लेते, कहाँ मना, वो मना भी नहीं करते, मना भी नहीं करते ना। आपने तो कहा अंकल जी 2 किलो केले दे दो, वो तोल रहे काट रहे, जब तक तो अपने 4 तो टिका दिए, खा लिए, कौन मना करेगा आपको। और साथ में खा रहे, नहीं नहीं अंगूर खट्टे यार, अंगूर नहीं चाहिए, खाने अब वो लेने ही नहीं थे, अंगूर तो लेने ही नहीं थे, हम तो केले लेने गए थे, खा लिए 4 अंगूर और खड़े हैं वहां पे शांति से। हाँ चलो केले बढ़िया है, अंगूर तो सब अभी मूड नहीं है, आप केले दे दो। अब आपने तो 4 खा लिए, ऐसे ऐसे तो 15 यदि कस्टमर चले जाते हैं उसके पास, आधा किलो अंगूर यूं चले गए। लेकिन वो मना थोड़ी ना करता, करता है मना आपको? नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि कोई तो व्यापारी है, वही बिजनेसमैन है। एक्चुअली ये जो माल आपने खरीदा था बेचने के लिए, लेकिन नहीं बेच पाए, आप मना भी नहीं कर पाए, तो उसे बोलते हैं फ्री सैंपल, मुफ्त नमूना। फ्री सैंपल में आपने अपना माल दे दिया, उस समय आपको एंट्री क्या करनी, लॉस तो है आपका। आप एंट्री करोगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, देखिए फ्री सैंपल तो लॉस हो गया, अब परचेज, आपके दिमाग में प्रश्न चला, क्या सर आप तो पहले कहते थे परचेज का मतलब खरीदते हैं, यहाँ माल जा रहा है तो भी परचेज लिख रहे हो, ये क्या बात है? तो बेटा समझिएगा आप मेरी बात, आपका माल 5 टाइप से लिख सकते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। Once again, we have the 5 types of goods according to recording the transactions. First, purchase, purchase, return, sale, sales return and stock. But इस ऐसी कंडीशन जहां आपने माल बेचा नहीं है फिर भी गया है, बेच नहीं रहे हो फिर भी माल जा रहा है, उसे कहते हैं परचेज ही लिखना पड़ेगा आपको। ये हमेशा ध्यान रखिएगा
कि जब, क्योंकि इसका कारण ये है कि खरीदा हुआ माल कम हो रहा है, यहाँ खरीदा हुआ माल कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब आपको परचेज को ही कम करना पड़ेगा। आप एंट्री करोगे 3 सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक, एनी डाउट्स? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा यदि आपको समस्या है तो, प्रॉब्लम है तो, और समझ में आया है तो भी लिखना, नहीं आया है तो भी लिखना। ठीक है, क्योंकि बेटा जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे हमें मजा नहीं आता है काम करने के लिए। बस किसी कारणवश हम थोड़ा सा दूर रहकर ये काम कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, बहुत जल्द, और काफी अच्छे से मजा आएगा आपकी सारी चीजें पढ़ने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन आता है माल व्यक्तिगत रूप से उपयोग में लेना। माल व्यक्तिगत रूप से उपयोग में लेना। देखिए व्यक्तिगत रूप, हाँ देखिए बेड डेब्ट्स आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ, पहले एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं फिर। देखिए माल पहला था, फ्री सैंपल आपने दे दिया, अब आता है माल व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल यूज में। मेरा आपसे एक और प्रश्न भी करता हूँ, आप में से किसी के पेरेंट्स का बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई चलाते हैं, या नहीं भी है, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी, या मान लेते हैं कि आपने पापा की दुकान है, आपके घर में एक दुकान है, ठीक है, सपोज करो कपड़े की दुकान आप चला रहे हो, अच्छे वाले अच्छी अच्छी कपड़े हैं आपके पास, अच्छी वेराइटियां है आपके पास। अब कोई नया फंक्शन आ गया, आप भाग कर गए घर पे, दुकान गए, पापा मुझे ये ड्रेस चाहिए, ठीक है, पापा तो आपको मना क्यों करेंगे, आपकी दुकान है, क्यों मना करेंगे, ले जा बेटा लेकर जा, लेकर गए, क्या आपने पैसा दिया? प्रश्न ही है आपसे, क्या आपने पैसा दिया? देते हो क्या? सोचा भी है क्या? देना तो बहुत दूर की बात है, सोचा भी है कि हम पैसा दे दें? नहीं, क्यों देनी भाई, अपनी घर की दुकान है। आपके मान लो मिठाई की दुकान है, आज इच्छा हो गई मार्केट दुकान गए, 2 लड्डू टिका दिए, खा लिए फटाफट, खा लिए, उसमें क्या, आपकी दुकान है ना, कौन मना करता है। आपकी स्टेशनरी की दुकान थी, गए थे, 2 नोटबुक उठा के लेके आ गए, घर पे आ गए, कौन मना करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये स्थिति होती है जब पर्सनल यूज के लिए सामान चला जाता है, पैसा तो नहीं आता उस समय, आपने बेचा तो है ही नहीं। आपके पापा ये थोड़ी ना कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी को माल बेच दिया, नहीं कह सकते ना, बेचा नहीं है ना, बेचते तो उस समय जब पैसा आता है। मैं आया हूँ आपकी दुकान में, मैंने आपके वहां से सामान लिया है, तो आप मुझे माल बेचोगे, बट आप खुद ही ले रहे हो तो काहे का बेच रहा है, किसने बेचा उसको, आप खुद यूज कर रहे हो। ये होता है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मान लो आप खुद ही दुकान चला रहे हो, आपने अपने लिए दुकान में से चीज निकाल दी, तो पर्सनल यूज हो जाता है। और पर्सनल यूज के लिए जब हम कोई चीज लेते हैं तो उसके लिए एंट्री होती है ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये कब होता है? जब आपने अपना माल पर्सनल यूज के लिए किया गया है। एक आता है माल आग से नष्ट हो जाए। देखिए एक इंसिडेंस है आपके लिए, आग लगना, भूकंप आना, बाढ़ आ जाना, ये हमारे हाथ में नहीं है, आप चाहकर भी इनको रोक नहीं सकते। हाँ थोड़ा बहुत ध्यान दो तो बात एक अलग है, बाकी हम प्रयास भी कर ले तो कम चांस होते हैं कि हम रोक लें, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो उस समय हमारा माल नष्ट होता है, आग लग गई माल नष्ट हो गया, बाढ़ आ गई माल खराब हो गया, भूकंप आ गया माल नष्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी आपका माल बिना बेचे अपने यहाँ से चला जाता है, तो उस समय आप एंट्री करते हो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ये थे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन गुड्स रिलेटेड, फ्री सैंपल, उसके बाद आपका ड्राइंग, लॉस बाय फायर, इस तरह से आपको इसको समझना था। नेक्स्ट देखिए माल के बाद अब अपना एक टॉपिक आता है पूंजी पर ब्याज। सबसे पहले तो बात करते हैं पूंजी, एक शब्द आता है कैपिटल।
तो आप कहोगे पूंजी क्या होती है? तो देखिए, पूंजी का अर्थ होता है लाभ के उद्देश्य से व्यापार में लगाया गया धन। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, मैं आपकी बात करता हूँ। सपोज करो आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा है। आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है। आपने बैठे बैठे सोचा कि मुझे इससे एक बिजनेस करना है। ये पड़ा था। दो ऑप्शन होते हैं उस पैसे का। पहला ऑप्शन, या तो आप इसको बैंक में जमा करा लो, वहां से ब्याज मिलता रहेगा, काम चल रहा है आपका। दूसरा ऑप्शन, इसी पैसे से आप एक बिजनेस खड़ा कर लो, वहां मेहनत करो और प्रॉफिट अर्न करो। दो ही कारण है। बाकी तीसरा इसका क्या यूज कर सकते हो? खर्च कर लो। एटलीस्ट तीसरा है, इसका खर्चा कर लेते हैं, कोई मकान बना लिया, या कहीं जमीन खरीद ली, कि कोई गाड़ी खरीद ली, कि कुछ ऐसा काम कर लिया। तीन काम है। फिर से समझ, दैट सपोज वी हैव 10 लाख रुपए, अपने पास में 10 लाख रुपए पड़े हैं, बिल्कुल सेफ पड़े, कोई नहीं। आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो बैंक में जमा करा लो, वहां से ब्याज मिलेगा आपको। दूसरा ऑप्शन, इस पैसे से कोई बिजनेस लगा लो। तीसरा ऑप्शन, इस पैसे से कोई असेट क्रिएट कर लो, चाहे आपने एक बिल्डिंग बना लिया है, चाहे आपने जमीन खरीद ली है, गाड़ी खरीद ली है, या कपड़े खरीद के उसको पहन के फेंक दिया, वो आपकी इच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, तीनों में आपको रिटर्न कहाँ कहाँ मिल रहा है? इस पैसे का सही यूटिलाइज कहाँ है? तो यदि आपने उस पैसे को बैंक में डाला है, तब तो आपको लिमिटेड इनकम होगी। भाई, जो आपको लिमिटेड इनकम मिल रही है, जो इनकम आ रही है, वही प्राप्त होगी आपको। उससे ज्यादा तो एक्स्ट्रा तो कहीं से आएगा नहीं। दूसरा, यदि आप उसका बिजनेस लगा लेते हो, तो 10 लाख एक साल में हो सकता है 20 लाख हो जाए। सॉरी। तीसरी बात, यदि आपने उसका असेट खरीद लिया है, तो कोई उपयोग नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी घर पड़ा है, आपने दूसरा घर भी खरीद लिया, तो क्या फायदा करोगे आप उससे? तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन के लिए उसे किसी बिजनेस में डाल दे, किसी बिजनेस को कर लें। लाभ के उद्देश्य से पैसा किसी ऐसी जगह डालना जहां से हमको बहुत ज्यादा मात्रा में अर्निंग्स होती है, तो हम इस पैसे को बिजनेस में डालते हैं। केवल बिजनेस में पैसा डालने से प्रॉफिट नहीं होता है, हमको साथ में मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन रात एक करना पड़ता है। आप लोगों के घर पे यदि बिजनेस होगा, तो आपके पापा की स्थिति आप जानते हो। सुबह जाते हैं, शाम तक काम करते हैं, शाम को आते हैं, वापस सुबह उसी को लेके चलते हैं। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोग आपको मिलते हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो माल नहीं खरीद के जाके पूरा परेशान करके जाते हैं। होते हैं भैया, क्या कर सकते हो उसका। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको बिजनेस में मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके प्रॉफिट अर्न होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो हमको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, वो तो मेहनत के बेस पे हुआ है, वो तो लाभ। यदि मान लो ये बिजनेस ना करते अपन, और उसके जगह पर हमने वही 8 घंटे किसी के जगह नौकरी करते, तो सैलरी मिल जाती। बिजनेस में काम कर रहे तो हमको क्या मिला? तो हमको प्रॉफिट। तो हमने पैसा भी तो लगाया है, उसका क्या? तो पैसे के बदले में हम यहाँ पे ब्याज लेते हैं, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग है। आपका पृथक अस्तित्व की अवधारणा है, वो ये कहती है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग है, दोनों का सेम अस्तित्व नहीं है। व्यापार अलग चीज है, व्यापारी अलग चीज है। तो यहाँ पर व्यापारी ने व्यापार को जितना पैसा दिया है, उस पर उसे ब्याज देना पड़ता है, उस पर आपको ब्याज मिलेगा। और उस ब्याज के लिए एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह बिजनेस के लिए लॉस है, टू कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि जो पैसा आप ब्याज का दोगे वो व्यापारी को ही मिलेगा, और व्यापारी आपके लिए एक प्रकार से कैपिटल अकाउंट से शो होता है। अभी दिया नहीं है, ये पैसा कैश में नहीं दिया जाता, बस उसकी कैपिटल बढ़ा दी जाती है। तो ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन थे, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 14, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूँ, आप उसे देखिएगा, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट मैं आपको कह रहा था